हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 15 मई और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी परीक्षा में बार बार सवाल रिपीट हुए रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज थोड़े ही सवाल हमको मिल पाए हैं। आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए कि नहीं पूछे गए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल पूछा गया कि समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि सिविल कोड। दोस्तों आप सबको रटा हुआ होगा आर्टिकल 44। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। और ये पूरे भारत में अभी कहां पर लागू है? सिर्फ और सिर्फ गोवा में लागू है। कहां पर? गोवा में लागू है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आर्टिकल 44 इसमें क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का उल्लेख दोस्तों कहां पर किया गया है? तो आपको सबको पता है आर्टिकल 44 में किया गया है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 47 में क्या है? पोषण संबंधी अधिकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोषण संबंधी अधिकार किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। कमेंट करके बताएं आर्टिकल 50 इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है और आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा भी गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, बीजिंग में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। दोस्तों आप सबको पता होगा 2022 में शीतकालीन ओलंपिक इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? चीन बीजिंग में हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इनका आयोजन कहां पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। और दोस्तों 32वें क्रम के कहां हुए थे? टोक्यो में हुए थे। 32वें टोक्यो जापान में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों याद कीजिएगा इसके अंदर अपने भारत की कौन सी रैंक आई थी? 48वीं रैंक थी अपने भारत देश की। और दोस्तों भारत देश ने कुल कितने पदक जीते थे? आपको याद होगा दोस्तों भारत देश ने कुल 7 पदक जीते थे। कितने? 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसको आप नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब यहाँ पर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया देके रखा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कॉमनवेल्थ गेम इसका अगला आयोजन कहाँ पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि शक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजराज प्रथम, रुद्रदामन प्रथम, दंतीदुर्ग, सिंह विष्णु। तो आपको दोस्तों पता होगा शक वंश इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं राजराज प्रथम, ये दोस्तों किसका था? तो आपको याद होगा ये दोस्तों कौन से वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? दंतीदुर्ग। दोस्तों ये किसके हैं? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। राजराज प्रथम ये कौन से वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे? तो आपको याद रखना राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आपको ध्यान में रखना राजराज प्रथम। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। ये दोनों बातें आपको नोट करनी है, सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब आप कमेंट करके बताएं सिंह विष्णु ये कौन से वंश के संस्थापक थे? मैंने दोस्तों इन सबको आपको बहुत बार नोट कराया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगर दोस्तों आपने हमारा कल वाला क्लास ना देखा हो, यानी कि 14 मई का जो दोस्तों हमने क्लास ली थी, वो अगर आपने ना देखी हो तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपकी परीक्षा में आज 3 से 4 सवाल हूबहू पूछे गए हैं। गणगौर त्यौहार हमने कल ही डिस्कस किया था, राजस्थान में मनाया जाता है। आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान। और राजस्थान का दोस्तों और कौन सा है? कालबेलिया नृत्य, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों केरल की बात आई है, तो केरल की भाषा कौन सी? मलयालम। मलयालम केरल की भाषा है। तमिलनाडु से आपको क्या याद रखना है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना लच्छू महाराज इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से? कथक। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। कल दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण नृत्य और उनसे संबंधित जो नर्तक थे इसको नोट कराया है। जल्दी से कल वाली क्लास को आप देख लीजिएगा। आने वाली शिफ्ट में 100% आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल उस क्लास से पूछे जाएंगे। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर
दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना 31.16%। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ग्रामीण प्रतिशत कितना था? 68.84। ये दोस्तों ग्रामीण प्रतिशत था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस सवाल को आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे कि इसका आंसर सही है या नहीं। इसको आप एक बार रीचेक करेंगे, उसके बाद इसको आप ऑथेंटिक मानेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी परीक्षा में डेली सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको कुछ आंकड़े नोट कराता हूँ, आप याद कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा। आपको दोस्तों याद होगा हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार में है। और इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या दोस्तों कहाँ की है, तो आपको याद होगा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है 2011 के अनुसार। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार। ये आंकड़े हैं, इनको आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया है कि पीएम महिला शक्ति योजना कब शुरू हुई थी? मार्च 2014 में, अक्टूबर 2016 में, नवंबर 2017 में, जनवरी 2019 में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। पीएम महिला शक्ति योजना एक योजना डेली आपकी परीक्षा में पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना है नवंबर 2017 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। याद कीजिएगा 2014, इसमें दोस्तों कौन कौन सी योजना शुरू हुई थी? जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। ये तीनों योजना कब शुरू हुई हैं? 2014 में शुरू हुई हैं। इसको भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। और 2016 में याद कीजिएगा दोस्तों 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश बलिया से। कमेंट कर आपको बताना है उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0 ये दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी और कहां से प्रारंभ हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। मैंने सवाल कई बार आपको नोट कराया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कल वाली क्लास से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया, तो आप सबको पता है इनका संबंध किससे है? शहनाई वादक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मैं कल वाली क्लास सबको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आपने ना देखी हो तो उसको आप जरूर देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी परीक्षा को लेकर। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि अलकनंदा तथा भागीरथी जिस स्थान पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या सोनप्रयाग? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, तो आपको क्या करना? देवप्रयाग आपका सही आंसर होगा। अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा भागीरथी जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? देवप्रयाग। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति का कुल कार्यकाल कितना होता है? सवाल बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता है इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब उपराष्ट्रपति की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट करा देता हूँ। हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। किसको हराकर बने थे? मार्गरेट आल्वा को हराकर बने थे। और कौन से क्रम के हैं ये भी आपको बताना है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल दोस्तों उनको कहो आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया है। दोस्तों आपको याद होगा ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग किसके अंदर है? 108 के अंदर है, आर्टिकल 108 के अंदर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग में भाग लेता है, तो आपको ध्यान रखना है भाग नहीं लेता है। सवाल महत्वपूर्ण है। इसको ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष, ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछ लिया गया कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक
किसने पारित किया? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, परिवार एवं कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय अंटार्कटिका विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया है? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दोस्तों आपको याद होगा जीआई टैग कौन देता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और स्टार्टअप डे, ये दोस्तों स्टार्टअप पहल किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना स्टार्टअप, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टार्टअप पहल इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि जब दो कोशिकाएं टूटती हैं तो क्या कहलाता है? कोशिका विखंडन, कोशिका विभाजन, कोशिका जनन, कोशिका प्रकीर्णन। तो आपको ध्यान में रखना है कोशिका विभाजन कहते हैं इनको। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। कोशिका की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछ लिया गया कि जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, नूरजहां। तो आपको ध्यान में रखना है जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? शाहजहां। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि SAI की फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स एजेंसी ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान में रखना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों 14 से 15 सवाल हमको मिल पाए हैं आज की शिफ्ट का। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या नहीं। आपको इसका जवाब कमेंट कर देना है। अब दोस्तों आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे चाहता हूं मैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको SSC MTS के बाद कौन सी क्लासेस चाहिए हैं। कि आप चाहते हैं कि SSC को लेकर एक अलग से ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की जाए, आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, आपका जितना पोर्शन बनता है वो सब कवर किया जाए केवल एक क्लास के अंतर्गत, या दोस्तों एक ऐसी सीरीज चलाई जाए जिसमें सब एग्जाम को ध्यान में रखकर सवाल बनाए जाएं। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। आपको हाँ या ना में जवाब देना है कि किसके लिए सीरीज चलाई जानी चाहिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाले सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।